नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका स्टडी गाइड बाय मणि पांडे क्लास में। और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का 45वां व्याख्यान है। और भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, जिनके बारे में बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में जो संवैधानिक जानकारी है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और जानने का प्रयास करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति जी के बारे में विशेष जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जानकारियां जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति के प्रावधान हैं वह संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत रखे गए हैं। आपने यहाँ तक देखा, जो हमने अपने संविधान का अध्ययन प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो भारत एक संघ के बारे में, जो कि आर्टिकल पहला, जो कि भाग पहला है, उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरे में नागरिकता के बारे में, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पाँचवें में हम देख सकते हैं कि पाँचवें भाग के अंतर्गत यह जो संघीय कार्यपालिका आती है और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उनके अंतर्गत ही राष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत इनके प्रावधान, राष्ट्रपति के प्रावधान रखे गए हैं, जो कि भाग 5 से निकल कर आते हैं। और आर्टिकल हम देखें कि 52 से लेकर 58 तक क्या बात की जाती है, यहाँ पर संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की बात की जाती है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। संघीय कार्यपालिका, इसमें आप एक अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि मान लो हमारा जो भारत देश है वह राज्यों का संघ है। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। अब जो केंद्र में सरकार होती है उसके बारे में जो भी प्रावधान है वह संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत रखे गए हैं। अब संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो वह यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की, जो कि भारत का प्रथम व्यक्ति या सर्वोच्च व्यक्ति कहा जाता है। अब इसके बाद हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, जो कि शक्तिशाली पद माना जाता है। कैबिनेट मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में होते हैं, उन्हीं के द्वारा अपने जो अलग अलग विभाग हुआ करते हैं, जैसे कि फाइनेंस विभाग हुआ, विदेशी विभाग हुआ, और भी जो अन्य विभाग होते हैं उनके कैबिनेट मंत्री गठित किए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रक्षा विभाग होता है, इंटरनल अफेयर विभाग होता है, रक्षा विभाग होता है। तो इन सब के लिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों का एक समूह होता है, वह भी संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो यह भी जो पद होता है वह संघीय कार्यपालिका हिस्सा है। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम संघीय कार्यपालिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो यह सभी टॉपिक आपके आने वाले आगे के जो व्याख्यान है उनमें आएंगे। राष्ट्रपति को देश का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, यानी भारत का सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है। इसे राज्य प्रमुख या महामहिम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक कहा जाता है। अब नाम मात्र का शासक क्यों कहा जाता है? जो एक्चुअल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और हम देख सकते हैं कोई भी बिल वगैरह होता है तो वो पार्लियामेंट से पास होता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को मात्र साइन करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसे नाम मात्र का शासक कहा जाता है। इसकी प्रेजेंस जो कि देश के कानून व्यवस्था बनाए रखने के जो प्रावधान होते हैं उनमें बहुत कम होती है। तो हम देख सकते हैं क्योंकि देश की ज़्यादातर शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, अतः राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का शासक कहा जाता है। राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में हम समझें तो इनका प्रमुख कार्य होता है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, समानता को बनाए रखना। दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि यह क्या क्या कार्य हुए। हमने देखा अपने जो पिछले व्याख्यान है उसमें हमने आपातकाल के बारे में देखा। तो आपातकाल के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही देश में अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं, एकता को खंडित करने का प्रयास किया जाता है,
तो राष्ट्रपति अपने द्वारा जो घोषणा करके राष्ट्रपति शासन की वो घोषणा करते हैं, वहाँ पर 352, 356, 360 के अंतर्गत जो यहाँ पर आपातकाल के प्रावधान है वह लगा दिए जाते हैं और देश को एक कर दिया जाता है। अखंडता को बनाए रखने के लिए भी जो पावर्स होती हैं वह किसके लिए होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब समानता की बात करें तो जो हम देख सकते हैं कि माइनॉरिटी से रिलेटिव जो भी सब्जेक्ट होते हैं वह किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उससे उनको इसलिए रखा जाता है ताकि वह अपनी जो विकास की धारा है उससे पीछे छूट गए हैं, तो मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों का जो कॉन्सेप्ट आता है वह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत या केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इक्वलिटी और हम देख सकते हैं एकता अखंडता को बनाए रखने का कार्य करते हैं और इस प्रकार के अधिकार इनके पास होते हैं। अब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी वर्ष इसी समय पर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और हमेशा ही इससे संबंधित जानकारियां आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में सीधे जनता के मतदान से नहीं कराया जाता। आपको सबसे पहले एक बात को याद रखना है, इनके जो मतदान की पद्धति है या चुनाव की पद्धति है उसको एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यह क्या कहलाता है? एकल संक्रमणीय जो मतदान पद्धति होती है वह इस प्रकार की होती है कि आप दो व्यक्ति यदि दो कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं तो आपको दोनों को ही वोट देना पड़ता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस व सेकंड प्रेफरेंस अपनी वोट में इनपुट कराना होता है कि आप पहली तौर पर किसी राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं और दूसरे तौर पर किसके राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसी के आधार पर यह चुनाव कराया जाता है, वोटिंग इसी प्रकार की होती है। अतः इसी विधि को एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहा जाता है। इन्हें जनता द्वारा चुने हुए विधायकों सांसदों द्वारा मतदान कराकर चुना जाता है। अब हम देख सकते हैं कि सीधे जनता द्वारा जो कि राष्ट्रपति है उसका चुनाव नहीं होता। अब हम यहाँ से अमेरिका का उदाहरण ले तो यहाँ पर अमेरिका के चुनाव में सीधे तौर पर जनता वोट डालती है और यहाँ जो महत्वता दी जाती है वह राष्ट्रपति के पद को दी जाती है। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे मान लीजिए सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो यह क्या होते हैं, यह उनके लिए जो यहाँ से चुन कर जाते हैं तो उतनी जनता को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उतनी जनता का जो मतदान होता है। यदि आपके क्षेत्र का जो विधायक है वह किसी राष्ट्रपति के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, मान लो द्रौपदी मुर्मू जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, उनके लिए आपका कोई विधायक क्या देता है, यहाँ पर मतदान करता है, तो यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वह इनडायरेक्टली तरीके से उनको मतदान कर रही है क्योंकि आपने अपने विधायक को चुना है और विधायक जाके राष्ट्रपति को चुन रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से तो जनता उनको नहीं चुनती लेकिन जनता का महत्व उनके चुनाव में होता है। अतः इतने जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह जो जानकारी है आपके सामने है। चुनाव में शामिल सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। जो सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में आखिरकार में आते कौन हैं? जो भी हम देख सकते हैं हमारे राज्य के जो विधायक होते हैं, केंद्र में हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा में बैठते हैं वह सांसद होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा यह तीनों मिलाकर जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। तो यह सभी सदस्य किस में हिस्सा लेते हैं? इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। इन सदस्यों में हम देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर नामित सदस्यों की भी बात होती है। नामित सदस्य वह होते हैं जो कि इनके चुनाव नहीं होते, इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को नामित करके यहाँ पर मेंबर के रूप में रखा जाता है। तो इनके जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें नामित सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। केवल जनता द्वारा जो चुने हुए विधायक व सांसद होते हैं उनको चुनाव में शामिल किया जाता है। राज्य विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता। राज्य विधान परिषद यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि सभी
जो राज्य हैं यहाँ पर राज्य विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में यह उपस्थित है। तो यहाँ पर केवल विधानसभा को शामिल किया जाता है, विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता। दिल्ली पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है। तो दिल्ली और पांडिचेरी क्या है, यहाँ पर भी अपने एक सीएम होते हैं, तो यहाँ पर इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है। किसी भी प्रकार के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता। कुछ सदस्य राज्यसभा में होते हैं, कुछ लोकसभा में होते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा में भी नामित सदस्यों की बात की जाती है। तो किसी भी प्रकार के जो नामित सदस्य हैं उनको वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। बार बार नामित सदस्यों को शामिल न करने की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि नामित सदस्यों को शामिल किया जाता है, और कब किया जाता है, जब राष्ट्रपति को हटाए जाने की बात होती है। जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो यहाँ पर लोकसभा के जो नामित सदस्य होते हैं वह वोट करते हैं। और आपको एक बात याद भी रखनी चाहिए कि राज्यसभा के जो नामित सदस्य हैं वह इसमें शामिल नहीं होते, केवल लोकसभा के सदस्य जो कि नामित होते हैं वह इसमें सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ना तो चुनाव में शामिल किया जाता है और ना ही हटाए जाने की प्रक्रिया में। विधानसभा के सदस्यों को किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में जो कि राष्ट्रपति से रिलेटिव होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात हम करें तो यह क्या कहलाती है, तो यहाँ से आप समझेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है। इस प्रक्रिया में मतदान सदस्य अपनी पहली पसंद यानी एकल संक्रमणीय जो पद्धति है उसको अंग्रेजी भाषा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप यहाँ पे समझिए। इस प्रक्रिया में मतदान सदस्य अपनी पहली पसंद एवं दूसरी पसंद यानी जो पहली प्रेफरेंस होती है और दूसरी प्रेफरेंस होती है वह देते हैं, जिसमें से पहली पसंद के रूप में जिसे सबसे अधिक पसंद किया जाता है बहुमत अधिक उसी का होता है और उसे ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। यानी आप देख सकते हैं आपके पास जो वोट होगी उस वोट में दोनों के लिए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको पहली बात दूसरी पसंद यहाँ पर करनी होती है। प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं और दूसरा प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझना चाहिए कि यशवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए यहाँ आपको वोटिंग करनी है तो आप पास फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को भी दे सकते हैं। आप फर्स्ट प्रेफरेंस द्रौपदी मुर्मू जी को भी दे सकते हैं और यशवंत सिन्हा जी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिनके फर्स्ट प्रेफरेंस अधिक होंगे उनको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यदि चुनाव में किसी भी प्रकार का विरोध या विवाद होता है तो इस विवाद का समझौता या सुलझावा कहाँ पर किया जाता है, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ही यहाँ पर होता है। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित आलोचनात्मक पक्षों के बारे में भी बात कर ली जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संविधान सभा के आलोचनात्मक पक्षों की विवेचना कीजिए कि किस प्रकार की आलोचना इसकी की जाती है। तो इसकी आलोचना की जाती है कि जो अप्रत्यक्ष मतदान को लेकर संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की आलोचना की गई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा कहा गया कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह सामान्य चुनाव के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री को आप चुनते हैं उसी प्रकार का चुनाव राष्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए। आगे जाकर आप समझेंगे कि यह जो अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है वह क्यों रखा गया था और कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनमत द्वारा कराया जाना चाहिए। आगे चलकर आप इसके बारे में क्लियरिटी पाएंगे कि यह क्यों कराया जाता है। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं कि जो कि एमपी होता है जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद व एमएलए, तो जो भी हमारे विधायक व सांसद होते हैं इनके वोट की पावर कैसे तय की जाती है कि यह कितनी पावर रखते हैं, कितना जनमत इनके अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहले हम एमएलए की देखेंगे। टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी राज्य कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका भाग दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
कि राज्य की जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या को कहाँ से भाग देते हैं, जो कि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, जो कि यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य निकल कर आते हैं, जो यहाँ पर मेंबर होते हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है, और इसका 1000 से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको क्या किया जाता है, उसको काउंट कर लिया जाता है और एक एमएलए की वोट यहाँ से तय की जाती है। अब हम एमपी की वैल्यू के बारे में बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद की जो वोट होती है वह कहाँ से तय होती है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वैल्यू हमने कहाँ पर निकाली थी, पूरे जो एमएलए हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, उनकी जो स्टेट की, जो कि राज्य के जितने भी एमएलए हुआ करते थे, इनकी जो भी संख्या थी वह निकाली थी। तो इसका भाग देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो यहाँ विधायक की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें भी इसमें जो व्यक्ति आते हैं तो उनका भाग दे देते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्शन मेंबर, यानी जो कि हमारे सांसद होते हैं। तो यहाँ से हम एमपी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आगे देखते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के क्या कारण थे। प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। आलोचना भी की गई कि अप्रत्यक्ष चुनाव अब क्यों कराए जा रहे हैं। तो इनके सामने जो संविधान सभा के जो ऐसे सदस्य हुआ करते थे जो कि अच्छे जानकार थे, तो उनके द्वारा समझाया गया। राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक कहा जाता है। राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। नाम मात्र का शासक के लिए पूरे देश से मतदान कराना सही नहीं है। यानी इनके द्वारा कहा गया कि जब हमने पावर्स किसको दे रखी हैं, प्रधानमंत्री को दे रखी हैं, और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, तो नाम मात्र के शासक के लिए इतना खर्चा करना क्यों है, कि क्यों इतना सब कुछ, मतलब जैसे कोई भी चुनाव होता है, मान लो प्रधानमंत्री का चुनाव यहाँ पर होता है, जब यहाँ से सांसद निकल कर आते हैं और अलग अलग राज्यों से जो सरकारें हैं वह निकल कर आती हैं, तो यहाँ पर ये बात होती है कि इतना सब क्यों कराना है, जबकि जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र का शासक कहा जाता है, यानी कुछ ही अधिकार इसको दिए गए हैं। संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के पास होने के कारण सीधा चुनाव ना होना है, यानी संपूर्ण शक्ति जो प्रधानमंत्री जी के पास होती है वह ही इतना कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से एक मेंबर्स की आवश्यकता नहीं है, कितनी होच पोच करके हम फिर से इसके लिए चुनाव कराएं। समय व ऊर्जा तथा वित्तीय समस्या, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहाँ पर जो हमारे देश की स्थिति है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इन सब में पैसा खर्च करने की बजाय चुनावों में पैसा खर्च करना सही नहीं है। अतः इसके लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव का जो फंडा है उसको अपनाया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए अब योग्यताएं क्या हैं। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके लिए जो भी ये कौन सी योग्यता है जो कि आप फुलफिल करनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। आपकी आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होने चाहिए, यानी 35 वर्ष के बाद ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी आप लोकसभा के सदस्य यानी एमपी बनने की योग्यता रखते हो। यदि आप ऐसी योग्यता नहीं रखते और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 6 माह के अंदर आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। पहले किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पद पर ना हो, अगर हो तो पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे ही आप राष्ट्रपति के लिए शपथ लेंगे उसके पहले आपको जो भी आप नौकरी कर रहे होंगे उससे इस्तीफा देना होगा या पद से इस्तीफा देना होगा। आगे देखते हैं, एक पद पर ही रहने का प्रावधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर के पद पर आसीन व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी इसी प्रकार का जो प्रावधान होता है कि इन्हें एक ही पद पर अपनी जो समय है वह देना होता है, दूसरे पद पर यह समय नहीं दी जा सकते। तो इसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी आप 2 ऑफिस से प्रॉफिट ले रहे हैं तो इस प्रकार के कार्य यहाँ से नहीं किए जा सकते। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, उपराष्ट्रपति का, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर का, यदि आप इन पद पर आसीन हैं तो दूसरे किसी पद पर आसीन नहीं रह सकते। तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं और 15वें राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं।
तो प्रश्न आता होगा कि सीटें तो हमारे यहाँ पर आप समय के हिसाब से देखें तो हमारे 16 राष्ट्रपति होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्हें 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम राष्ट्रपति की संख्या गिनें तो अब तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं और 15वें राष्ट्रपति कल शपथ लेंगे जबकि इनका रिजल्ट खुलेगा। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। यदि द्रौपदी मुर्मू बनती हैं तो वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति इनके द्वारा बनेगी, जो कि आदिवासी समाज से निकल कर आती हैं। अब हम थोड़ी सी नज़र हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे उनके बारे में डालते हैं और इनकी समय सीमा को भी याद रखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 1950 से लेकर 1962 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली जी की बात करें तो 1962 से लेकर 1967 तक यह कहाँ पर रहे, राष्ट्रपति पद पर रहे। जाकिर हुसैन 67 से लेकर 69 तक। बराह वेंकटगिरी जो कि 1969 से लेकर 1974 तक रहे। फखरुद्दीन अली अहमद यह 1974 से 1977 तक रहे। इनको आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में कौन से राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति पद पर रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद जो कि 1974 से लेकर 77 तक, जो 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी का जो समय चलता है, तो यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी इसके बाद आते हैं 1977 में, जबकि जनता पार्टी की सरकार होती है और 1982 तक यह अपने पद पर रहते हैं। 82 से लेकर 1987 के बीच में किसकी सरकार होती है, जो कि कांग्रेस की सरकार होती है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि 1982 के समय जो कि इंदिरा गांधी जी थी, इनका एक्सेशन कराया जाता है और राजीव गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। तो यानी जैल सिंह यहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसके बाद हम देखें कि राम विश्वा वेंकट रमन जो कि यहाँ पर 1987 से लेकर 1992 तक रहे। इसके बाद हम देख सकते हैं शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक शंकर दयाल शर्मा जी रहे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके बाद KR नारायण राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक बनते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारें बार बार बदल रही थीं। और इसके बाद हम APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें तो जो 2002 से लेकर 2007 तक का जो समय था, यहाँ पर यह राष्ट्रपति रहते हैं। इसी समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। प्रतिभा सिंह पाटिल जी 2007 से लेकर 2012 तक रहीं, जिस समय पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब हम देख सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो कि 2012 से लेकर 2017 तक रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इसके बाद 2016-17 में BJP की सरकार आई और इसी सरकार के बीच प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति रहे। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद 2017 में निकल कर आए। यहाँ पर जो BJP की सरकार थी वह अपनी टर्म्स को पूरी कर चुकी थी और 2017 में आगे बढ़ रही थी। 18 में और 18-19 में जो आपके चुनाव कराए गए उसका टर्म्स अभी हम हाल ही में चल रहा है। तो इस प्रकार आपने अपने सभी राष्ट्रपति जी के बारे में अध्ययन किया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके बाद जो अगला राष्ट्रपति है वह कल चुना जाएगा और इस सीरीज़ को हम आगे भी देख सकते हैं। तो यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने के जो प्रावधान है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। शपथ किसी ईश्वर के लिए भी ली जा सकती है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी ली जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अफर्मेशन। तो अफर्मेशन शब्द जो कि सबसे सही माना जाता है, लेकिन सभी अधिकतर इसको शपथ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, सभी लोग शपथ के रूप में जानते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक सपना होता है कि वह किसी भी सरकारी पद पर जाकर बैठे और इस प्रकार की शपथ ले। आप देख सकते हैं कि आर्मी जनरल्स होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, कोई भी केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है तो उसके द्वारा इस प्रकार की शपथ ली जाती है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अब स्पष्ट रूप से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की शपथ इनके द्वारा ली जाती है। मैं पूरी निष्ठा के साथ पद की गरिमा को बनाए रखूँगा। एक बात,
मैं देश के सम्मान की रक्षा करूंगा तथा इसे हमेशा सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं हमेशा अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। देश के लोगों के विश्वास के लिए हमेशा कार्य करूंगा। लोगों ने जो विश्वास करके आपको वहां पर भेजा है, आपकी नियुक्ति लोगों की भलाई के लिए की गई है, उसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति की शपथ की राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो न्यायाधीश द्वारा अन्य न्यायाधीश द्वारा शपथ लिए दिलाई जाती है, जो कि कहाँ पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न होता है, जो बच्चों के प्रश्न होते हैं कि यदि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज अनुपस्थित है तो किसको शपथ दिलाई जाएगी, तो हम बोलेंगे कि अन्य जज को। तो अन्य जज उपस्थित नहीं होंगे तो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं, तो 31 जज में से कोई ना कोई तो उपस्थित होगा ही, जो कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति पद पर रहते समय वह दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है तो वहाँ से इस्तीफा देना होगा। यानी हम देख सकते हैं कि जो यहाँ के सदस्य होते हैं वह पार्टी से निकल कर आते हैं, और राष्ट्रपति को किसको रिप्रेजेंट करना है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करना है। यदि वह किसी पार्टी का होता है तो वह अपने जो भी निर्णय है वह अपनी पार्टी के पक्ष में सुनाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी पार्टी से निकल कर नहीं आता। यह एक संवैधानिक पद है जो कि अपने आप में एक अलग अनुभव दर्शाता है, अलग पद की गरिमा को दर्शाता है। तथ्य जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन होता है, जो कि आपने फर्स्ट में पिक्चर में देखा होगा, राष्ट्रपति भवन जो कि राष्ट्रपति का निवास होता है। इसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कराया जाता, ना तो उसका किराया लिया जाता है, ना उसके वेतन में से कुछ भी काटा जाता है। इनको दी जाने वाली सुविधाओं को पद पर रहते समय ना तो घटाया जाता है और ना ही बढ़ाया जाता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इनकी सुविधा को घटाया व बढ़ाया जाता है तो इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, जो कि इनको लाभ पहुँचाने के लिए कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर नहीं किए जाते। जब टर्म्स पूरी होती है तो यहाँ पर स्वतः ही इनकी जो प्रावधान है उनको घटाया व बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी गैर संवैधानिक कार्य किया है तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर कोई नहीं हटाएगा। इसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि इसके 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वह हट सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, यानी राष्ट्रपति खुद से यह सोचे कि अब मुझे पद पर नहीं रहना, स्वास्थ्य कारणों एवं पर्सनल जो रीजन्स होते हैं इनके माध्यम से भी वह इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित कर पद से हटाया जा सकता है। आपसे मैंने पहले ही कहा कि सीधे तौर पर इसको नहीं हटाया जाता। तो प्रोसीजर क्या होता है, महाभियोग प्रस्ताव। तो महाभियोग प्रस्ताव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे संविधान में अब तक गैर संवैधानिक शब्द को परिभाषित नहीं किया। संविधान में यह तो कह दिया गया कि यदि राष्ट्रपति द्वारा कोई गैर संवैधानिक कार्य किया गया है, अब उसके द्वारा कोई कार्य किया भी गया है तो कौन डिसाइड करेगा कि यह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, तो इसकी व्याख्या करेगा वह कोर्ट करेगा। तो गैर संवैधानिक की व्याख्या, शब्द की व्याख्या हमारे संविधान में तो नहीं है। व्याख्या करता होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करता है कि आपके द्वारा जो भी बयान दिया गया है, आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। क्योंकि संविधान का संरक्षक सीधे तौर पर किसको माना जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया 1/4 सदस्यों की सहमति से प्रारंभ होती है। यानी मान लो यहाँ पर 100 सदस्य हैं तो कम से कम 25 सदस्य साइन करा कर लाएंगे, तभी वह प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी 2-4 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो यदि असहमत भी होते हैं तो वह राष्ट्रपति का कुछ नहीं कर सकते। कम से कम उनको 25 लोगों की सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाकर वह महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ होगी। अब देखते हैं, राष्ट्रपति को अपनी बातें रखने के लिए 14 दिन की अवधि दी जाती है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। मान लो 25 मेंबर्स गए और महाभियोग प्रस्ताव डाल दिया कि इस कमी के कारण, इस प्रकार के असंवैधानिक कार्य के कारण इन पर महाभियोग का चलाने का हमें
कार्य करना है तो यहाँ पर इसको 14 दिन का समय दिया जाएगा। जवाबदेही देने के लिए 14 दिन के लिए यह सोचेगा, उसके बाद इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। हटाए जाने के लिए दोनों सदनों से विशेष बहुमत लेना होता है, यानी विशेष बहुमत जो कि कहलाता है 1/3, यानी जो कि टोटल जैसे मान लो 100 सदस्य हैं तो इसमें हमारे लिए 75% सदस्यों की वोटिंग करानी होती है, वो जो भी दोनों सदनों से करानी होती है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यदि वह बिल पास हो जाता है कि 75% जो यहाँ के मेंबर्स है वह वोट डाल देते हैं तो पास होने पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। हटाए जाने की प्रक्रिया में लोकसभा के नामित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए नामित सदस्य कहाँ शामिल नहीं थे, इसको चुने जाने के लिए नामित सदस्य जो राज्यसभा के हैं उनको भी शामिल नहीं किया जाता। राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता जो नामित होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नामित सदस्य होते हैं केवल जो लोकसभा से निकल कर आते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, हटाए जाने की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा यानी राज्य की जो विधानसभा होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना है, यानी किन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है या खाली हो सकता है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो रिक्त वैसे ही वैकेंसी निकल आएगी कि दूसरे राष्ट्रपति को लाया जाए। यदि राष्ट्रपति स्वयं से त्यागपत्र जैसे ही निकल जाता है तो त्यागपत्र देने के साथ ही वहाँ पर वैकेंसी आ जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया से यदि हटा दिया जाता है तो भी वैकेंसी आ जाएगी, पद रिक्त हो जाएगा। यदि चुनाव के समय से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, इसने जो वोट है वो अपना पर्चा भरा है और उसको यहीं पर अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो यहाँ से ही वैकेंसी निकली रहेगी। कार्यकाल तब तक चलता रहता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता। यदि 5 वर्ष भी पूर्ण हो जाते हैं तो यहाँ पर चुनाव कराया जाता है और जब तक चुनाव पूर्ण नहीं होते तब तक राष्ट्रपति वही पद पर रहते हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने के प्रावधान है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर पदभार किसके पास होता है? उपराष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कई बार लड़ा जा सकता है, यानी एक जो व्यक्ति है वह कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यह जो प्रावधान रसिया में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के जो प्रावधान थे वह 2 बार के थे, जिसे कि पुतिन जी द्वारा बदल दिया गया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यह 2 टर्म्स का प्रावधान कहाँ पर है, वहाँ पर अमेरिका में भी इस प्रकार का प्रावधान है। तो इस प्रकार हमने सारी जानकारी को यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार के प्रावधान राष्ट्रपति को लेकर हमारे संविधान में दिए गए हैं और विशेष जानकारी आपने यहाँ से प्राप्त की। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह इस प्रकार का पद होता है जिस प्रकार का पद ब्रिटेन में महारानी का होता है। ब्रिटेन की महारानी चूँकि वंशागत होती हैं, वंशानुगत होती हैं, उनके वंश से ही निकलकर कोई मेंबर्स आता है। लेकिन हमारे देश में जो सर्वोच्च होते हैं, जो राष्ट्रपति जी होते हैं, उनको जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। तो इस प्रकार आपने बहुत सी जानकारी यहाँ पर समझी और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और पढ़ते रहें। सारे व्याख्यान आपके सामने हैं, 45 व्याख्यान आपके सामने आ चुके हैं। पॉलिटी हमने पूरी कवर करा के रखी है, तो आप सारे लेक्चर्स को सुनिए और बेहतर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ऐसे बच्चों तक इस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास करें जो कि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं। यही जो व्याख्यान है आपके लिए कहीं भी जाएंगे तो पेड मिलेंगे, पैसे देकर ही इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कराई जाती है। यूट्यूब को आप खंगाल कर देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय और बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। धन्यवाद।